अरेंजमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग उनको क्लासिफाई कर दें तो उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अलग अलग चीजें पढ़ते आ रहे हैं अब तक। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, एक तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स, ठीक है, एलोट्रॉप्स, ठीक है। एक आपने पढ़ा है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार्स। थोड़ा सा दोनों में, आइसोबार्स तो खैर हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, सॉरी एलोट्रॉप्स, दोनों आपस में सेम कुछ रिलेशन रखते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, ज्यादा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ओके, तो डिस्कस में क्या करना है चलो हम लोग जानते हैं। देखो बेटा, एलोट्रॉप्स में क्या होता है कि हमारे पास सपोज कीजिए कोई एक एलिमेंट है, जैसे कार्बन मान लेते हैं, और कार्बन हमें अलग अलग फॉर्म में मिले नेचर में, यानी कि अलग अलग वेरियस फॉर्म्स में हम लोग को मिले। जैसे हमारे पास कार्बन की अगर मैंने इस तरह से अरेंजमेंट की, ठीक है, इस तरह से कार्बन अरेंज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रेफाइट की, ये ग्रेफाइट फॉर्म करेगा, इस विल फॉर्म ग्रेफाइट। अगर कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, लाइक दिस वे दिस वे दिस वे, टेट्राहेड्रल, सो हम बोलेंगे बेटा कि ये डायमंड होगा, दिस विल बी डायमंड। ओके, ठीक है। और एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब कार्बन, एलोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है और एलोट्रॉप्स में हम लोग क्या करें, डिफरेंट फॉर्म में अरेंजमेंट, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज है, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एलिमेंट मिलेगा लेकिन फॉर्म्स डिफरेंट नहीं होती, एलिमेंट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकती है। मतलब हम बोलेंगे कि आइसोटोप्स में मास डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के दो एटम्स होते हैं, एक होता है कार्बन 6 और 12 और कार्बन 6 एंड 14। तो कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या फर्क है, इसके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, दे आर गोइंग टू हैव द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बेटा, इनके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से इसका मास, द मास ऑफ दिस कार्बन एटम इज कंसिडर्ड एज 14। अब खास बात दोनों में क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, दे बोथ आर गोइंग टू हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बोथ बोथ एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स एंड उसके साथ साथ बेटा आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका रीजन पूछूं, व्हाई, व्हाई दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रीजन क्या होगा, क्यों इनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, बिकॉज whenever a atom is taking place or participating in a chemical reactions, only the electrons participate, and both these electrons, this one is going to have 6 electrons and the structure of this one is 2 in the initial cell and 4 in the outer shell. इसमें भी ऐसे ही होगा, दोनों का सेम होगा, 2 electron in the first and 4 in the second. So both are going to have 4 electron in as a valence electron, so they will behave same or they will have the same chemical properties, they will show same chemical properties. ओके, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है इसके पास, लेकिन न्यूक्लियस तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। अब बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर भी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज की होती है, क्योंकि कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, उसमें भी कार्बन है। जब केमिकल रिएक्शंस होगी तो कार्बन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। सपोज कीजिए जब बर्न करें तो कार्बन डाइऑक्साइड
सॉरी बेटा, मैं पता नहीं कैसे आउट हो गया मीटिंग से। ओके, इज आई एम ऑडिबल नाउ बेटा? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Is I'm audible? Okay. So allotropes have different physical properties, but same chemical properties. उनकी chemical properties same होती है. Same chemical properties. Same chemical properties. Okay बेटा. अब सवाल ये है कि अगर मैं definition ये लिखता हूँ कि allotropes are those elements that are going to have the same chemical properties but different physical properties, तो फिर तो ये बात तो same आइसोबार्स के आइसोटोप्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो फिर एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स में क्या फर्क है? आइसोटोप्स आल्सो हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आल्सो हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, बॉम्बार्डिंग में किसी और चीज में फर्क हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें जिसमें अलग अलग तरह से दो कार्बन एटम्स डिफरेंट तरह से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है। सो हम क्या डेफिनेशन लिखें? सो हम बोलेंगे एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन अगर हम लोग को लिखनी होगी तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन हमारे पास होगी, दीज आर द एलिमेंट्स, दीज, या हम बोलेंगे दोज एलिमेंट्स जो नेचर में अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस वजह से? डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। जैसे ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, बल्कि ग्रेफाइट एकदम से टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। सो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। तो हम बोलेंगे दोज एलिमेंट्स या द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स in different forms due to different arrangement of atoms. As a result, they have different physical properties, but similar chemical properties, is called allotropy, and the phenomena and the is called allotropy, इसको हम लोग allotropy बोलते हैं। और इस तरह की फॉर्म्स को हम लोग and the forms are called allotropes. समझ आया बेटा? You understood, Tanishka? Yes, sir. Sayed, Sir, please explain the definition part again. Yes, why not beta? I'm saying that कि the phenomena of existence of an element, किसी एक एलिमेंट का एग्जिस्ट होना नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर में ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से, एज अ रिजल्ट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। समझ आया? Yes, sir. अच्छा, मैं पहले एक बात अनाउंस कर देता हूँ, कल मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी है 8:32 इंडियन टाइमिंग, जो हमारी आज की टाइमिंग्स है वही टाइमिंग्स को कल हम लोग क्लास लेंगे एक्स्ट्रा। साइंस की क्लास होगी, देयर विल बी क्लास ऑफ साइंस, क्योंकि हम लोग को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, हम लोग को आगे पढ़ना है रिप्रोडक्शन चैप्टर, इसमें हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, अब तक ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए था। सो प्लीज डू नॉट मिस द टुमारो क्लास, ओके? Yes, sir. देयर विल बी नो बैकअप फॉर द क्लासेस, क्योंकि बैकअप के लिए हमारे पास टाइमिंग्स नहीं होगी, हमारे पास हमें भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट प्लीज डू नॉट मिस द टुमारो क्लास। 1 ही घंटे की बात है, आपका फ्राइडे होता है, वी नो होता है, लेकिन 1 दिन की बात है, आप ज्वाइन करिएगा प्लीज, ओके? क्योंकि अभी 26 जन को आपको छुट्टी मिल चुकी है, सो आप उसको आप
बार बार नहीं करेंगे। ओके चलिए, सो अब मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ग्रेफाइट्स सॉरी डायमंड होता है, डायमंड में हर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से ज्वाइन रहता है, और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछली वाली वीडियो में, तो आप उसको देखिएगा। ये होता है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। ओके, और एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन बेटा 6 अदर कार्बन से ज्वाइन रहता है, इट इज अटैच्ड विद 6 अदर कार्बन एटम्स इन अ हेक्सागोनल अरेज। किसमें रहता है बेटा? हेक्सागोनल अरेज में ज्वाइन रहता है 6 अदर कार्बन से। ओके, इस तरह से। ओके ओके, इस तरह से ज्वाइन करके रहता है। सो हेक्सागोनल्स में, हेक्सागन्स में यानी 6 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में ज्वाइन करके रहता है ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहती है। ओके, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट रहती है। ओके, अब ये क्यों ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में डायमंड क्यों बैड कंडक्टर होता है, ये मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है आप लोग को। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, और ये अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है। क्योंकि मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यूसुफ भी, सॉरी क्या नाम था, सैयद भी उस वक्त शायद मुझे लगता है कि बिजी होंगे, मैं पूछ रहा था तो जवाब नहीं दे रहे थे, तो उसका मुझे लगता है कि उन्होंने सुना नहीं होगा, तो इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। देखो, आप देखोगे बेटा कि ग्रेफाइट में अगर ये वाला आइटम देखोगे तो ये एक तरह से कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। तो ग्रेफाइट में हर एक कार्बन आइटम 3 अदर कार्बन आइटम से बॉन्डेड रहता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। जैसे मान लेते हैं कि इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, हर एक का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से अब क्या होता है, खास बात ग्रेफाइट में क्या होता है कि क्यों ये गुड कंडक्टर बनता है, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। तो ये तो हमने मान ली बात कि हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है इन ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन 3 बॉन्ड बना के कार्बन कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाए और वो स्टेबल हो जाए, उसको 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन से कोई स्टेबल कैसे हो जाएगा भाई, 7 से नहीं हो सकता ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमारे पास ये कार्बन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, 7 पे स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए। तो स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए वो इन दोनों बॉन्ड से यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड की बोलूं तो कि एक बॉन्ड छोड़ करके दूसरा बॉन्ड, जैसे सपोज कीजिए ये डबल बॉन्ड हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके बॉन्डिंग में, उसके बाद यहाँ पर तो ये पार्टिसिपेट करा, तो अब ये दोनों बिजी हो गए हैं, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, फिर ये वाला बिजी हो चुका है, फिर इसके साथ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर इसको छोड़ करके ये बनेगा, फिर ये छोड़ करके ये बनेगा, फिर ये छोड़ करके ये बनेगा। इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, ये छोड़ करके यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनने की वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है। यानी कि ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। होता क्या है कि कुछ देर बाद ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, मतलब आफ्टर सम टाइम द स्ट्रक्चर विल चेंजेस टू दिस, यहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये येलो वाला हो जाएगा, मतलब थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और ग्रीन वाला हट जाएगा, इस तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। व्हेन हमारे पास जब एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है, तो क्या होता है बेटा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से बाद में थोड़ी देर बाद यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो आपने देखा है ना, एलईडीज जब जलती हैं तो कभी आपने देखा होगा कि एक उनकी सिंक्रोनाइजेशन ऐसे होती है कि आपको लगता है कि कुछ चीज ऐसे चल रही है, मूव कर रही है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जब इसमें एक जगह से दूसरी जगह फिर इसमें बॉन्डिंग होगी, तो फिर यहां से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, फिर यहां से फिर ये वापस आ जाएगा, फिर तो इस तरह से डीलोकलाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट के एक एंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एंड तक ट्रेवल कर जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब चार्ज ट्रेवल कर जाता है बॉन्डिंग की वजह से, कंडक्शन, इसके बीच में इसके बॉन्ड बना, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, फिर ये, और इस तरह से होता है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनने की वजह से ग्रेफाइट में
ग्रेफाइट में गुड कंडक्टर यानी ग्रेफाइट बन जाता है गुड कंडक्टर। अब बहुत जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड और भी जगह बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि हमारे पास बेंजीन रिंग होता है जिसको हम लोग कार्बन C6H6 बोलते हैं, C6H6 जिसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो बेटा बेंजीन भी में भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब ये ऐसे होगा, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद यही स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यही स्ट्रक्चर आपको कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद ये ऐसे देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल था तो यहाँ और यहाँ, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाते हैं ये। लेकिन बेंजीन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बेंजीन के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कनेक्शन नहीं है, ये फ्रीली मूव कर रहा है ऐसे, यहाँ से इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि ग्रेफाइट में एक एटम, एक जो हमारे पास रिंग है उसका कनेक्शन दूसरे रिंग के साथ है, दूसरा कनेक्शन तीसरे रिंग के साथ है। तो सिंस द कनेक्शन इज देयर इन ग्रेफाइट, सो ग्रेफाइट में डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है जबकि इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया जो मैंने Yes, बोला? sir. Yes, sir. ओके, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन graphite each carbon atom is bonded with 3 other carbon atoms. In graphite each carbon atom is bonded with 3 other carbon atom, leaving an electron free. Leaving an electron free. This free electron, electron result in alternate double bond. In alternate double bond. बेटा अल्टरनेट डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कराता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनता है। एज अ रिजल्ट डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। डीलोकलाइजेशन इज पॉसिबल। मैं इसको किसी और कलर से लिखता हूं। एज अ रिजल्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। और जब डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो दैट्स मेक द ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस मेक ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया बेटा? Yes, sir. कि ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर होता है? ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो Yes, नहीं? sir. अच्छा चलो, अब सवाल है आपके पास नेक्स्ट। चलो मैं पढ़ाई देता हूँ यार, तुम लोगों ने किया तो था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाल है हमारे पास कि आपसे पूछा जाए अगर कि डायमंड जो होता है वो हार्ड क्यों होता है? व्हाई डायमंड इज नेचुरली अकरिंग हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, अभी ग्रेफाइट पे हम लोग दोबारा आएंगे, वापस आएंगे, ग्रेफाइट को वापस आएंगे, लेकिन अभी डायमंड की बारे में बात करते हैं कि डायमंड हार्ड क्यों है। व्हाई डायमंड इज हार्ड? डायमंड इज हार्ड and bad conductor of electricity, and bad conductor of electricity क्यों है बेटा? जरा बताइए मुझे, कोई जवाब होगा आपके पास? सो डायमंड में ना बेटा, डायमंड में हर एक एटम कार्बन का दूसरे कार्बन एटम से अटैच रहता है इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा ऐसे समझिए कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्राइपॉड की तरह होता है, जिसमें एक ऊपर को ऐसे रे होगी, फिर यहाँ पर एक ऐसे होगा, फिर ये पीछे की तरफ और ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फिर यहाँ पर एक कार्बन एटम होगा, यहाँ एक कार्बन एटम होगा, यहाँ एक कार्बन एटम होगा, ये भी अलग अलग तरह से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी एक कार्बन एटम होगा, फिर वो इस तरह से बॉन्डिंग बनेगी, यानी ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है।
और जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो ग्रेफाइट सॉरी डायमंड गुड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता ना। तो सवाल आया कि पहले सवाल का तो जवाब मिला कि बैड कंडक्टर क्यों होता है, तो उसका जवाब है कि इन डायमंड each carbon atom is bounded with four other carbon atoms leaving no electron free, which make diamond bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. समझ आया बेटा? समझ आया? Sir, can you explain once more? हाँ मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि अगर डायमंड है हमारे पास तो डायमंड में हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट रहता है, ठीक है, सॉरी 4 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट रहता है, सॉरी। तो कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चारों के चारों बॉन्ड में बिजी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो 1 कार्बन एटम ये रहा, एक ये इस वाले से बॉन्ड करेगा, इस वाले से करेगा, इस वाले से करेगा, इस वाले से करेगा, फिर ये वाला कार्बन एटम्स अलग 4 से बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ बना चुका है, एक नीचे बनाएगा और 2 साइड में ऐसे 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 करके कुछ, फिर इसके नीचे कार्बन उठा, तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड। इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के। अब अगर देखेंगे तो वी हैव द 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एंड 4 आर पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, सो नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। सवाल है आगे का कि डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है? भाई डायमंड इज हार्ड। तो ये जरा अच्छा सवाल है। तो जरा हम लोग डायमंड के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम डायमंड के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डायमंड्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं डायमंड के टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है। अगर मैं बोलता हूं कि एक कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो आप उसकी कैसे फिगर बना सकते हैं? तो आपको सिमेट्री बहुत सारी मिल सकती है, आप अलग अलग तरह से 4 के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। चलो देखते हैं कि आप कितने तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक स्ट्रक्चर तो ये बनाया जिसमें एक कार्बन को आपने ट्राइंगल के प्लेन में रखा, मतलब आप कैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैं समझाता हूं आपको कि आप कार्बन को यहाँ रखिए, ठीक है, और उसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो आप इसको पिरामिडल शेप में ही बना सकते हैं। पिरामिडल शेप कैसी होती है? यहाँ यहाँ यहाँ, ये शेप, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और अभी इसने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है, और एक बॉन्ड ऊपर बनाए, ठीक है। एक्चुअली में ये टेट्राहेड्रल शेप ही है जिसमें पिरामिड हो गया ऊपर, और ये कुछ इस तरह से ऐसे बॉन्ड बनाए, ठीक है। एक तो शेप ये हो सकती है, एक शेप ऐसे हो सकती है कि कार्बन यहाँ पर यहाँ ऐसे 4 के साथ बॉन्ड बनाए कुछ इस तरह से, यानी स्क्वायर प्लेन शेप हो जाए। स्क्वायर मतलब स्क्वायर के 4 एंड पे 4 कार्बन अलग से यहाँ पर, ओके, और ये और ये इस तरह से हो जाए, एक शेप ही हो सकती है। लेकिन इन शेप्स में थोड़ा सा सिमेट्री नहीं, यानी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई एक बॉन्ड बनता है ना तो दूसरे बॉन्ड को वो रिपेल करता है, तो वो इस तरह से अरेंज करता है अपने आप को कि सबसे कम रिपल्शन हो, मतलब बॉन्ड्स अरेंज themselves in a manner that they get minimum repulsion force। मिनिमम, बेटा ध्यान समझना, रिपल्शन फोर्स, उनको मिनिमम रिपल्शन फोर्स मिले। बेटा समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? दे गेट मिनिमम रिपल्शन फोर्स, मैक्सिमम मतलब कम से कम उनको रिपल्शन फोर्स मिले, ज्यादा रिपल्शन फोर्स नहीं, ठीक है। रिपल्शन फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, तो इस वाले बॉन्ड में ये 2 बॉन्ड पेयर्स, ये 2 बॉन्ड जो हैं इनको 180 डिग्री का रिपल्शन मिल रहा है,
लेकिन यहां वाले बॉन्ड में अगर आप ये वाला बॉन्ड देखेंगे, सो इस वाले बॉन्ड में 90 डिग्री का रिपल्शन मिल रहा है। सो ये तो इक्वल बात नहीं हुई ना, बराबर तो नहीं हुई ना, सिमेट्री तो गड़बड़ हो गई ना। ये तो अनफेयर हो गया कि ये वाला बॉन्ड को 90 पर मिल रहा है, इस वाले को 80 पर मिल रहा है, तो बिल्कुल बराबर गड़बड़ हो गया। तो बिल्कुल मतलब अन्याय हो गया एक तरह से, कि ऐसा अलाउड नहीं होगा भाई कि आप एक 90 को रखो एक उसमें, ठीक है, ये नहीं, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। मोर ओवर ये स्ट्रक्चर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स भी नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने इस तरफ से फोर्स लगाई तो मैक्सिमम इस कार्बन पर फोर्स लगेगी, आपने ऊपर से ऐसे फोर्स लगाई तो मैक्सिमम इस कार्बन पर फोर्स लगेगी, आपने इस तरफ से लगाई तो मैक्सिमम इस कार्बन पर फोर्स लगेगी, आपने इस तरफ से लगाई तो उस कार्बन पर लगेगी। मतलब जिस डायरेक्शन में भी आप लगाएंगे सब पर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा फोर्स का, सब पर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपना आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्स का और सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते हैं, दे ऑल गोइंग टू हैव द सेम बॉन्ड एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पिक्चर से भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे जानेंगे। सपोज वी हैव दिस कार्बन एंड दिस इज द कार्बन, अनदर बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पर कार्बन के साथ बना रहा है, मैं बना नहीं रहा हूँ। उसके बाद दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तीसरा पीछे की तरफ है और एक ऊपर है। दे आर गोइंग टू हैव, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो दे हैव द सेम बॉन्ड एंगल बेटा। यहां से यहां का जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री ले लेते हैं, अभी आपको समझाने के लिए, मिनट्स तो आपने नहीं पढ़ा। तो उसके बाद यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री है, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री है, 9.5 डिग्री। ओके, यहां से ये वाला बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री है। उसके साथ साथ बेटा खाली ये वाला बॉन्ड नहीं, यहां से इस वाले के लिए भी बॉन्ड एंगल उतना ही है, ये वाले के लिए और इस वाले के लिए भी बॉन्ड एंगल पीछे से अगर आप जाएंगे तो वो भी उतना ही है। मतलब सब में बराबर बॉन्ड एंगल है। जब बॉन्ड एंगल बराबर होता है तो ये क्यों हुआ, सवाल ये है कि इन्होंने क्यों इस तरह का अरेंजमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड सारे बराबर रिपल्शन पर है, सबके बीच में बराबर बॉन्ड रिपल्शन एंगल है, तो सब बराबर रिपल्शन पर है। यहाँ पर तो सिमेट्री सेम नहीं हो रही है, यहाँ पर तो 180 एक दो बॉन्ड्स के बीच में और दूसरे दो बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री के एंगल से। सो ऐसे तो सिमेट्री नहीं है। तो ये तो ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर अपने आप उस तरह का शेप ले लेता है जिसमें उसको मिनिमम रिपल्शन मिले इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। बॉन्ड्स को स्टेबल होने के लिए वो इस तरह पे चाहते हैं कि हमें सबसे कम रिपल्शन मिले। समझ आया, समझ आया बेटा? So please explain again. देखो यहां पर अगर मैं बोलता हूं, देखो बॉन्ड बॉन्ड पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तो अगर वो अच्छे नहीं लगते तो वो जाहिर सी बात है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सिमेट्री होना जरूरी है। सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि सिमेट्री का मतलब होता है कि बेटा जो हमारा रिपल्शन है, यानी जो हम लोग रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी बॉन्ड्स बॉन्ड्स का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल हो, मतलब सारे बॉन्ड बराबर में हो, सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए, बॉन्ड एंगल बराबर होना चाहिए। बॉन्ड एंगल मतलब जो बॉन्ड बनता है वो एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये कार्बन अरेंज है तो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड सब बराबर होना चाहिए। मैं आपको एक बार पिक्चर से समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं ऐड करता हूँ पिक्चर। ओके, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो बेटा, समझ आया? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन 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 इस तरह से अरेंज है। सो अगर आप इसको मतलब किसी भी तरह से रखेंगे ना तो ये सब में बॉन्ड एंगल बराबर होता है। मतलब यहाँ वाला बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल सब बराबर है।
तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इस तरह से अरेंज किया गया है एटम्स को, यानी बॉन्ड को, कि वो अपने आप को ऐसी सिमेट्री में रखें कि हमेशा सारे बॉन्ड्स बराबर रिपल्शन फोर्स को एग्जिस्ट करें, किसी के साथ कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर को अरेंज करता, जैसे कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री आ जाता, लेकिन इन दोनों के बीच में ये दो बॉन्ड जो है उनमें 180 डिग्री एंगल आ जाता। डायगोनल्स वाले में 180 डिग्री और दो साइड्स वाले में आपको मिलता 90 डिग्री। तो इस तरह से रिपल्शन, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसलिए हार्ड होता है कि जब आप फोर्स लगाएंगे, आप इस तरफ से फोर्स लगाएंगे, तो दैट फोर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। अगर आपने सपोज कीजिए कि आपने इस तरफ से फोर्स लगाया, ठीक है, ठीक है, सो ये फोर्स आपको हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस डायरेक्शन। तो आप किधर से भी फोर्स लगाएंगे, सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है फोर्स का। तो इसलिए बॉन्ड एंगल बराबर। लेकिन स्क्वायर प्लेनर शेप में अगर मैं बात करता हूं, यहाँ इसमें, इस वाले शेप में, जिसमें हमने इस 4 स्क्वायर के प्लेन्स पर रखा है सारे कार्बन्स को, ऐसे अगर ऐसी शेप होती, मैं ये अजम्पशन लेके समझा रहा हूँ कि अगर ऐसी शेप होती जिसमें 4 कार्बन एटम कुछ इस तरह से अरेंज होते, तो अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाता तो मैक्सिमम इस पे फोर्स लगती, इन दो पर तो फोर्स लगती ही नहीं। इस तरफ से लगाता तो मैक्सिमम फोर्स इस पर लगती। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, बल्कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम बोलेंगे कि, समझ आया आपको? यस सर। ओके ओके, चलिए, तो हम बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात होती है, तो लिखेंगे भाई डायमंड इज हार्ड। तो उसका जवाब आपके लिए होगा बेटा कि इन डायमंड, वाई डायमंड इज हार्ड। तो इसका जवाब मैं लिख देता हूं कि क्यों ऐसा होता है। ओके, होती है जिसकी वजह से वो हार्ड होता है, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स होता है। तो हम बोलेंगे इन डायमंड carbon atoms are arranged in, किस में अरेंज होते हैं बेटा? इन tetrahedral structure in which all carbon bonds angle is same and equal, same and equal। बेटा इक्वल होते हैं, कितना होता है? 109.5 डिग्री, ठीक है। एज अ रिजल्ट equal force is distributed, equal force is distributed among all the bonds, yeah, along all the bonds, which make it hard naturally occurring, क्या बोलेंगे उसको? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। समझ आया बेटा? समझ आया आपको? जी सर। Yes, sir. डायमंड हार्ड क्यों होता है, एलोट्रॉप्स क्या होती हैं, एलोट्रॉप्स और आइसोटोप्स में क्या फर्क होता है, समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं रहा? नो डाउट सर। श्योर? ये यूसुफ नहीं बात करता है यार, यूसुफ एकदम चुप रहता है, मेरे समझ में नहीं आती यूसुफ का क्या करूं मैं। यूसुफ बेटा, हाउ आर यू? फाइन सर। बेटा आप पार्टिसिपेट नहीं करते, मैं तो बड़ा अच्छा फील करूंगा कि अगर आप, मैं आपसे जवाब पूछूं तो आप मुझे जवाब दें, सुने, अपने व्यूज रखें। ऐसे क्या मजा आएगा क्लास में से? तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए ना टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। आपको आपने सवाल जो भी आपके जहन में आए, मींस इफ समथिंग इज स्ट्राइकिंग टू योर माइंड, देन यू शुड आस्क कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। आप एकदम चुप रहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा क्लास में हो ही नहीं। तो यू शुड पार्टिसिपेट बेटा।
टास्क में Alright. और बच्चे भी तो पार्टिसिपेट करते हैं, तुम भी पूछा करो। ठीक है, एक और हमारे पास होती है बकमिंस्टर फ्लोरेंस आइसोटोप्स है उसका, सॉरी आइसोटोप्स बोल रहा हूँ, एलोट्रॉप्स है कार्बन का। तो उसको भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं आता, वो कार्बन 60 है, उसको हम लोग बोलते हैं, और उस पर सवाल कभी नहीं आते क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास वो नहीं है। एक मिनट बस। एक मिनट। ठीक है, तो एक हमारे पास आइसोटोप्स होता है जो कि कार्बन का होता है। ठीक है, कार्बन का एक आइसोटोप्स जिसमें कार्बन एटम जो होते हैं वो कुछ इस तरह से अलाइंड होते हैं। मैं इमेज को दिखाई देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कार्बन कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं। ठीक है, दीज आर अरेंज लाइक दिस, एंड इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन C60 बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये भी एक आइसोटोप है कार्बन की, सॉरी एलोट्रॉप से कार्बन की, जिसमें कार्बन एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। इसका नाम फ्लोरेंस इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक डोम शेप स्ट्रक्चर है यूएस के अंदर, तो उसके आर्किटेक्ट ने वो डिजाइन किया था, तो उसी के नाम पर वो रखा गया है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, सो एक मिनट। ओके, सो कुछ इस तरह का ये डोम है, आपको अगर दिखे तो। सो यू कैन सी दिस वन, कि ये जो डोम है ये यूएस में, यूएस आर्किटेक्ट ने, बकमिंस्टर फ्लरन ने ये डोम बनाया था, उन्होंने डिजाइन किया था, और उन्हीं के नाम पर इस आइसोटोप्स का, सॉरी एलोट्रॉप का नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर ये देखा गया है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, अब तो खैर ऑब्जेक्टिव है ही नहीं आपका। सो यूएस में ये है एक डोम, और उस डोम के बेस पर ये नाम रखा गया, ही वाज द बकमिंस्टर फ्लावर। ओके, ये है हमारे पास बकमिंस्टर फ्लावर, इनके नाम पर रखा गया। यू गॉट इट, समझ आया आपको? कोई डाउट? नो डाउट ना? आगे मूव No, करें? sir. श्योर? यूसुफ, No doubt, sir. सैयद, Okay. यू हैव एनी डाउट बेटा? No, sir. ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए बेटा, अब हमारे पास है, अब स्टार्ट होती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने, पहले मैं एक रिव्यू कर देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, क्या जाना है हम लोगों ने इस चैप्टर से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन्स के बारे में एक्चुअल में, कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स को, मतलब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन के बनते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना। फिर हम लोग यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, की कार्बन के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बना पाता है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे कोवलेंट बॉन्ड्स पर, कोवलेंट कोवलेंट बॉन्ड पर हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रक्चर देखे थे। CO2 का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, H2SO4 का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, N2 का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, O2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, S8 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो वो स्ट्रक्चर्स हमने बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एलोट्रॉप्स पढ़ी, एलोट्रॉपी पढ़ी। ठीक है, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये जो डायमंड्स, अब सवाल ये आता है कि डायमंड और ग्रेफाइट में, कि अभी हम लोग जब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्रेफाइट में मैंने आपको बोला था कि ग्रेफाइट जो होती है वो गुड कंडक्टर तो है, उसके साथ साथ वो सॉफ्ट भी होती है। तो ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट होती है? तो जरा इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ग्रेफाइट इज सो सॉफ्ट। तो एक मिनट दीजिए, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ कि इतना सॉफ्ट क्यों है ग्रेफाइट, व्हाई ग्रेफाइट इज सो सॉफ्ट। ठीक है, slide लेता हूँ।
चलिए यहाँ देखिए आप बेटा, ये ग्रेफाइट का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ग्रेफाइट में कोवलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो कार्बन कार्बन की एक लेयर की और दूसरी लेयर के बीच में बनते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की जो मेन लेयर है ना, मतलब मेन लेयर का मतलब हुआ कि अगर मैं डिस्कस करूं तो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में और यहाँ से यहाँ के बीच में काफी डिफरेंस है। सो ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बस प्लेस रहती है। जैसे कि आप एक शीट है पेपर की, ये एक शीट है पेपर की और ये शीट एक दूसरी शीट के ऊपर रखी हुई है ऐसे, वो शीट उस एक और शीट के ऊपर रखी हुई है। तो ऐसे आपके पास लेयर बाय लेयर की शीट है, लेकिन एक शीट को आप उठा करके लेंगे तो उसको आप खींचेंगे तो नहीं टूटेगी, लेकिन आप एक लेयर को आप स्लाइड करेंगे तो आराम से स्लाइड हो जाएगी कि नहीं होगी? बोलो हो जाएगी कि नहीं होगी? बोलिए yes or no, will it slide over, will the one layer of graphite slide over the other or not? Will it slide? If you have a sheet or bundle of papers, अगर आपने यहां से फोर्स लगाया तो क्या आपका एक शीट इजीली रिमूव कर लेंगे? बोलिए करेंगे Yes, कि? sir. लेकिन क्या मैं एक शीट ले लेता हूँ सिर्फ, आई टुक ओनली वन शीट ऑफ पेपर एंड और मैंने इसको खींचा, तो क्या ये बीच में से ब्रेक हो जाएगी? नहीं होगी ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए ग्रेफाइट के उसमें भी, ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस रहती है और बेटा this layer is placed over another layer, okay, like this, okay, one layer is placed over the other layer and there is a weak van der Waals force और weak van der Waals bond भी बोल सकते हो आप। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है, ओके, दिस इज लाइक, कुछ इस तरह से एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में रखी रहती है, ठीक है, इस तरह से। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज वेरी लेस, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। यानी कि ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, जो ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक कार्बन के पार्टिकल्स के दूसरे पार्टिकल, तो दिस इज वीक बॉन्ड, ठीक है, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड होता है दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग करके बना है, या आप इसको शेयरिंग बॉन्ड भी बोल सकते हो बेटा, इसको आप शेयरिंग बॉन्ड भी बोल सकते हो। सो ये नहीं ब्रेक करता, ये नहीं ब्रेक करता। इसी की एक लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्रेफीन। वन लेयर इज कॉल्ड, वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट, वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होती है वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है और ग्रेफाइट इज कॉल्ड ग्रेफीन, इसको आप ग्रेफीन बोल सकते हो, ठीक है, ओके बेटा। तो एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, तो ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाती है। हम बोलेंगे बिकॉज देयर इज वीक बॉन्ड, ठीक है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स या वीक बॉन्ड होता है बिटवीन वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट over one layer of graphite with another layer, so it can slide, slide easily, ठीक है। ये क्या कर सकता है बेटा? इट कैन स्लाइड इजीली, ये आसानी से स्लाइड कर सकता है, इजीली आसानी से स्लाइड करेगा। और अगर ये आसानी से स्लाइड करेगा तो फिर क्या होगा बेटा? बोलिए। सो इजीली ग्रेफाइट क्या कर जाए, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली स्लाइड कर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल मेक द ग्रेफाइट ड्राई लुब्रिकेंट। तो इसकी वजह से ग्रेफाइट से आप लिख भी पाते हैं, क्योंकि जब आप पेपर पे चलाते हैं तो उसकी एक लेयर चिपक जाती है पेपर के साथ और दूसरी लेयर पेंसिल के साथ अटैच रहती है, तो इसलिए आप पेंसिल से लिख भी पाते हैं। तो यही रीजन है कि व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी गुड कंडक्टर होता है और ड्राई लुब्रिकेंट होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर सिर्फ ऐसे ही प्लेस कर दी गई है, उसमें कोई ऐसा बॉन्ड, और इसलिए हम बोलेंगे कि वो गुड कंडक्टर होता है, सॉरी ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, ओके। सो हम बोलेंगे कि दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, ये बेटा ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम किया करता है। समझ आया?
यू गॉट इट? Yes, sir. यहाँ पर हम लोग ऑयल को यूज नहीं कर सकते एज अ लुब्रिकेंट की तरह, जैसे पाउडर कहीं जगह पर, तो वहां पर हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं। स्लिपरी भी यही रीजन हुआ कि स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि वन लेयर जो होती है वो दूसरी लेयर पर ऐसे ही प्लेस रहती है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। और ये जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा हम बोलेंगे कि वीक तो होता है, साथ में बॉन्ड लेंथ भी काफी ज्यादा होती है, और उसकी वजह से ये बॉन्ड बन नहीं पाता। क्या हम इस बॉन्ड को बना सकते हैं कुछ करके? बताइए, क्या हम एक लेयर की दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड बना सकते हैं? बोलिए। यस, यू कैन मेक द बॉन्ड। अगर आप ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा, मतलब अंडर हाई प्रेशर रखें, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर अप टू 1 लाख एटमॉस्फेयर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे रखें, तो ये बॉन्ड बन जाता है, यानी एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और अगर ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यानी 4 सिमेट्री वाला, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन, जाहिर सी बात है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में, तो फिर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल डायमंड्स। समटाइम्स वी डोंट हैव द रियल डायमंड्स, जैसे हम लोग को स्पेस क्राफ्ट में बहुत मजबूत शीशा चाहिए या कुछ मजबूत चीज चाहिए, तो हम लोग आर्टिफिशियली डायमंड को बनाते हैं ग्रेफाइट की मदद से। और ग्रेफाइट, मैं बोलूँ तो प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। ग्रेफाइट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की वो फॉर्म जो हम लोग मानते हैं कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग ग्रेफाइट मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है, यानी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसलिए असली फॉर्म जो है कार्बन की वो ग्रेफाइट है। द रियल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। यू गॉट इट? समझ में आया आपको? तो एक Yes, नोट sir. यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि आर्टिफिशियल डायमंड्स क्या होता है। सो आर्टिफिशियल डायमंड, एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होती है, यानी कि अगर मैं इसको डिस्कस करूं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन कार्बन के बीच में, जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.42 एंगस्ट्रॉम। द बॉन्ड लेंथ इज 1.42 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो 1.42 इंटू 10⁻⁻10, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो लगभग लगभग इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स ये करीब होता है। ठीक है, समझ आया? तो 2.5 टाइम्स के करीब ये ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो उतना ये बॉन्ड नहीं बन पाता। तो आर्टिफिशियल डायमंड्स को भी आप बना सकते हैं। सो हम बोलेंगे ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल डायमंड। ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट की जा सकती है बेटा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफिशियल डायमंड। आर्टिफिशियल डायमंड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। जब आप उसको हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑफ 1 लाख एटमॉस्फेयर अंदर, ठीक है, अंडर 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 हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर up to approximately 1 lakh atmosphere, ठीक है, and high temperature and high temperature approximately 2000 डिग्री सेल्सियस। समझ आया कितना गर्म करना पड़ेगा इसको? तो ये फिर बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होती है कि इस तरह के डायमंड्स को जो बनते हैं वो जेम की तरह नहीं यूज किया जाता, बिकॉज दे आर ग्रे इन कलर्स। such diamonds can't be used as gems because they are gray। कैसे होते हैं? ग्रे इन कलर, तो हम लोग ये ग्रे होते हैं कलर में, तो इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। गॉट इट बेटा? यू गॉट इट? समझ आया आपको? तो फिर इनका यूज क्या है? यूज है इनका कि हम लोग इनको यूज करते हैं आर्टिफिशियल्स उसमें। तो सच डायमंड्स आर यूज्ड इन, किसमें यूज किया जाते हैं बेटा?
मेकिंग कटिंग टूल्स में यूज किया जाते हैं एंड ग्राइंडिंग टूल्स यू गॉट इट। कटिंग एंड ग्राइंडिंग टूल्स में हम लोग इसको यूज करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है और बहुत सारी चीजों में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आया? कोई डाउट है तो मुझे बताइए प्लीज बेटा। इज देयर एनी डाउट? I'm asking. Tanishka. No, sir. Okay. Now moving to the further. Next topic is actually uses of diamonds. आप पूछ लेगा कि डायमंड क्यों हार्ड होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको हम लोग ज्वेलरीज में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में आप इसको ले सकते हैं। Now moving to the next is organic compounds. Organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम लोगों ने अलग ही ब्रांच बना ली एकदम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो पहले हम लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जा सकते हैं सिर्फ किसी एक नेचुरली अकरिंग बॉडी के अंदर या नेचुरल सब्सटेंस के अंदर पहले। तो अर्लियर हम लोग बोलेंगे अर्लियर assumptions क्या कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कैन only be synthesized in living organism जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स, एनिमल्स, उनके अंदर ही आप उनको सिंथेसाइज कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को माना जाता है कि ऑर्गेनिक मतलब जो चीज, ऐसी चीज जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस के अंदर ही बनाई जा सकती है और वो आप उसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी थी एक, ठीक है, जो कि किसने दी? बर्जेलिस वाज अ साइंटिस्ट हु गिव अ वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, इन 1815, ठीक है, 1815 में उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। ठीक है, हु गिव दिस थ्योरी? दिस वाज गिवन बाय बर्जेलिस। ओके, किसमें दिया था? 1815 में थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने कहा था कि अ वाइटल फोर्स इज बीइंग रिक्वायर्ड, एक वाइटल फोर्स चाहिए होगी किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रिपेयर करने के लिए आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली यानी कोई एक ऐसी फोर्स चाहिए जो नेचुरल है, जो आप नहीं लैब के अंदर बना सकते। अ वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू prepare organic compounds which can't be artificially created। आप उसको artificially create नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप उसको लैब Sir, के please अंदर। explain this from the starting. ये पूरा एक्सप्लेन करूं? ओके Yes, sir. बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी नेचुरल सब्सटेंस के, अर्लियर अजम्पशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिंथेसाइज किए जाते हैं किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से, प्लांट्स या एनिमल्स। ये अर्लियर अजम्पशन मानी जाती थी। इसी अजम्पशन को बेस करते हुए बर्जेलिस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1815 में, मींस ही गिव 1815 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड इन दिस वाइटल फोर्स थ्योरी ही सेड दैट a vital force is being required to prepare organic compounds artificially। और मतलब उस एक वाइटल फोर्स चाहिए, कुछ ऐसी खास फोर्स चाहिए होती है जो आप नेचुरली नहीं बना सकते हैं, आर्टिफिशियली आप लैब के अंदर इसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अंडर मतलब कोई एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए होगी जिसको उसने बोला वाइटल फोर्स, एक वाइटल फोर्स जिसको उसने बोला मिस्टीरियस फोर्स। यानी मिस्टीरियस मतलब जो मिस्ट्री हो या फिर मतलब गॉड की तरफ से हो, mysterious force। ठीक है, mysterious force is required to prepare organic compounds which is impossible to create artificially,
ये इम्पॉसिबल था कि आर्टिफिशियली आप किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सके। लेकिन फ्रेडरिक होलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने ये थ्योरी को गलत कर दिया जब उन्होंने पहला कंपाउंड बना लिया आर्टिफिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेडरिक होलर फ्रेडरिक होलर ने ये थ्योरी को क्या किया बेटा, गलत प्रूफ कर दिया। इसको इसको एकदम गलत प्रूफ कर दिया गया। प्रूफ वाइटल फोर्स थ्योरी मतलब गलत प्रूफ किया, क्योंकि उन्होंने 19 मतलब उन्होंने एक आर्टिफिशियली एक कंपाउंड बनाया। ही वाज प्रिपेयरिंग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट किया पोटेशियम साइनेट के साथ, ठीक है, पोटेशियम साइनेट KCNO, तो बनता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है, प्लस KCl। और फर्दर इसको जब हम हीट करते हैं ऑन कंटिन्यूअस हीटिंग, तो हीट करने पर बेटा ये जो चीज होगी, यहाँ तो हीट की जरूरत नहीं, जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ये इसको फर्दर हीट करने पर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बन जाता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब आप देखोगे तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक N यहाँ पर है, एक N यहाँ पर, दो 1N यहाँ पर, 2 N's are there. Here we have the 4 hydrogen totals, so 2 into 4, 1 carbon, 1 carbon, 1 oxygen, 1 oxygen. So this is called the urea. और ये अमोनियम साइनेट है, दिस इज अमोनियम साइनेट, दिस इज अमोनियम साइनेट है बेटा, ये अमोनियम साइनेट है, समझ आया? गॉट इट? Yes, sir. अमोनियम साइनेट कैसा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो आर्टिफिशियल लैब में मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बनता है, यूरिया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्रिएट कर दिया। सो ये फ्रेडरिक होलर में तो क्या किया, ही प्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी रॉन्ग, गलत उसने प्रूफ कर दी, गलत प्रूफ कर दी। by preparing organic compound, इसको हमने बोला यूरिया, by inorganic compound जिसको हमने बोला अमोनियम साइनेट, समझ आया बेटा? गॉट इट? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. पक्का? Yes, sir. सो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन होगी अब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो हम बोलेंगे कि these are the compounds of hydrogen and carbon, ठीक है, these are the compounds of carbon and hydrogen, they may also contain, ठीक है, मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा, जरा समझना डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे सपोज कीजिए मीथेन हमारे पास है, मीथेन कार्बन, ये हमारे पास CH4 है, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए, जब बनाता ही नहीं है स्ट्रक्चर, कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है तो ऐसे 4 हाइड्रोजन अटैच है, एंड दिस इज मीथेन। अब ये मीथेन कैसे रखा गया, इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे। ये मीथेन है। सपोज कीजिए कि एक क्लोरीन एटम आए, इस पर अटैक करे, ठीक है, Cl2 आए और इसमें से एक क्लोरीन एटम हट जाए हाइड्रोजन का, उसकी जगह Cl आ जाए और बाकी पर हाइड्रोजन लगा रहे, ठीक है, और एक H जो हटा था और एक क्लोरीन जो बचा वो उसने HCl मिलके बना दिया। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, समझ आया? So these are the compounds of hydrocarbons and their derivatives. They may also contain, इसी के साथ डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है, they may also contain
they may also contain, उनमें हो सकता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, some elements, few metals like sodium एक्सेट्रा। समझ आया? इसके साथ साथ उनमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें फॉस्फोरस भी हो सकता है, उसमें सल्फर भी हो सकता है, फ्यू मेटल्स भी हो सकते हैं। तो समझ आया आपको बेटा? ये यू गॉट इट? Yes, sir. आर यू कॉपिंग द नोट्स और नॉट? सच से सच्ची बताना। Yes, sir. ओके, सो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। अभी हमारे पास जो टॉपिक इसमें बच रहा है वो है आइसोमेरिज्म। हम लोग को थोड़ा सा देखना है, और IUPAC भी थोड़ी सी देखनी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जाना, ताकि आपको एटलीस्ट कंपाउंड्स के नाम तो पता हो, और फिर अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। बस यही आपके सिलेबस में है इस बार। कुछ पार्टिस का पोर्शन कटा हुआ है तो वह हम लोग नहीं डील करेंगे, लेकिन जितना है उतना हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो। No, sir. का? Yes, sir. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखें। चलिए, ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।